हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल विपिन जीएस क्लासेस में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के गवर्नर जनरल तथा वायसराय के बारे में। यह महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, इस टॉपिक से क्वेश्चन बनता ही बनता है। एसएससी का कोई सा भी एग्जाम, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, जीडी और स्टेट का कोई सा भी एग्जाम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो इस टॉपिक को हम डिटेल से पढ़ेंगे तथा ये जो सीक्वेंस से पढ़ेंगे, डिटेल से और सीक्वेंस से पढ़ेंगे कि किस गवर्नर के कार्यकाल में क्या घटना हुई थी। ठीक है, तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए। ठीक है, तो ध्यान से देखना है, पॉइंट टू पॉइंट। एक ही वीडियो में आपका पूरा टॉपिक ये क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल आपका एक ही वीडियो में आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और इसकी जो पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर गेर दूंगा, जो कि इसी नाम से है, विपिन जीएस क्लासेस के नाम से। तो बढ़ते हैं वीडियो में, देखते हैं अपनी स्लाइड पहली वाली। तो देखिए ये है, देखिए गवर्नर जनरल, जो भारत के जो पहले गवर्नर जनरल थे। ठीक है, देखिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, बंगाल का जो गवर्नर जनरल थे, ठीक है, गवर्नर जनरल थे, जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, ठीक है, उसके तहत बंगाल के गवर्नर हुआ करते थे और गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो पहले थे वॉरेन होस्टिंग्स, ठीक है, फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस, फिर जॉन शोर, फिर वेलेजली और जॉर्ज बोरलो, फिर लॉर्ड मिंटो, और सातवें नंबर पर लॉर्ड हेस्टिंग्स, और फिर जॉन एडम, और फिर लॉर्ड एम हर्स्ट। तो इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगली स्लाइड पर चलते हैं। देखिए वॉरेन हस्टिंग्स के बारे में हमें डिटेल से पढ़ना होगा कि वॉरेन हस्टिंग का कार्यकाल कब से कब तक रहा था और इनके शासनकाल में क्या क्या घटना हुई थी। देखिए वॉरेन हस्टिंग 1872 से रहे थे 1885 तक। ठीक है, देखिए 1772 में इन्हें बंगाल का गवर्नर बनाया गया था। 1772 में इन्हें बंगाल का गवर्नर बनाया गया था। फिर 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा इसे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो भारत के पहले गवर्नर जो थे वो भारत के पहले गवर्नर रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल जो बनाए गए थे वो थे वॉरेन होस्टिंग्स। ठीक है, 1772 में इन्होंने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के अनुसार बंगाल में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के अनुसार बंगाल में द्वैध शासन समाप्त किसने किया था? वॉरेन हस्टिंग ने किया था। ठीक है, फिर आता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा इनके समय में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हो गई। ठीक है ना, 1774 में, जिसमें प्रमुख न्यायाधीश लॉर्ड एलिजा एम्फे, चैम्बर्स और हाइड थे। ठीक है, 1773 में जो रेगुलेटिंग आया था कोलकाता में हुई थी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। फिर होता 1784 में विलियम जोन्स ने कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पॉइंट है। 1784 में विलियम जोन्स ने कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। तो इसके बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट बिंदु थे। ठीक है, फिर आते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, देखिए ये 1786 से 93 तक के बीच में इनका शासनकाल रहा था। ठीक है, 1786 से 93 में। देखिए 1793 में कॉर्नवालिस ने कॉर्नवालिस कोड का निर्माण किया, जो शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट करने कि 1793 में कॉर्नवालिस ने कॉर्नवालिस कोड का निर्माण किया था। वो किस सिद्धांत पर आधारित था? वो शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित था। फिर आता है कॉर्नवालिस को पुलिस सुधारकों का जनक भी कहा जाता है। तो पुलिस सुधारकों का जनक किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है। तो कॉर्नवालिस को पुलिस सुधारकों का जनक कहा जाता है। ठीक है, फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही 1793 में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया था। ये भी कॉर्नवालिस की उपलब्धि है। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। तो भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु है, आप इनको नोट कर लेना। और 1805 में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में इनकी मृत्यु होगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस की मृत्यु उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में हुई। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की हुई थी। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट में। देखिए लॉर्ड वेलेजली तीसरे नंबर के जो थे, लॉर्ड वेलेजली थे। ठीक है, लॉर्ड वेलेजली का कार्यकाल रहा 1798 से 1805 तक। देखिए लॉर्ड वेलेजली के बारे में महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि की नीति प्रारंभ की थी 1798 में। ठीक है, सर्वप्रथम सहायक संधि द्वारा हैदराबाद के निज़ाम से की थी। ठीक है ना, हैदराबाद के निज़ाम से की थी सबसे पहले। इसी के चतुर्थ आंग्लो मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था लॉर्ड वेलेजली के शासन में हुआ था, जिसमें मारे गए थे। ठीक है, लॉर्ड वेलेजली ने 1800 ईस्वी में नागरिकों को सेवाओं के प्रशिक्षण हेतु कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। तो पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है कि लॉर्ड वेलेजली ने 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी।
ठीक है। बसीन की संधि 1802 में इसी के समय हुई थी। बसीन की संधि के समय जो थे ये लॉर्ड वेलेस्ली थे। 1801 में इसी के समय मद्रास में प्रेसिडेंसी का सृजन किया गया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनके बारे में, इनको आप नोट कीजिएगा। फिर आते हैं जॉर्ज बोरलो। जॉर्ज बोरलो का शासन रहा था 1805 से 1807 तक। देखिए, रियासतों में हस्तक्षेप की नीति के समर्थक थे कि रियासतों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। मद्रास में बेल्लोर विद्रोह 1806 में इन्हीं के समय हुआ था। जो 1806 में मद्रास में बेल्लोर विद्रोह हुआ था वो जॉर्ज बोरलो के समय हुआ था। विद्रोह का कारण अंग्रेजों द्वारा धार्मिक प्रतीकों का प्रयोग बंद कर दिया गया। उसी समय मद्रास के गवर्नर विलियम बेंटिंक था, इसने प्रेस पर प्रतिबंध का विद्रोह का कारण बताया था। ठीक है, तो इसमें कुछ एडिशनल है पॉइंट। देखिए, लॉर्ड मिंटो 5वें नंबर के हमारे लॉर्ड मिंटो 1807 से 13 के बीच में रहे थे। लॉर्ड मिंटो जो महाराजा रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि की थी लॉर्ड मिंटो ने 1809 में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1809 में महाराजा रणजीत सिंह के साथ जो अमृतसर की संधि की थी किसने की थी? लॉर्ड मिंटो ने की थी। पढ़ते हैं नेक्स्ट में। फिर थे हमारे लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स देखिए 1813 से 23 के बीच में इनका शासन रहा था। प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 1816 तक चला था। यह युद्ध संगोली की संधि द्वारा 1816 द्वारा समाप्त हुआ था। ये इनके शासनकाल की महत्वपूर्ण घटना है। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में आती हैं। ठीक है ना, कि संगोली की संधि किनके बीच में हुई थी? प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था 1814 से 16 के बीच में। देखिए, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पंडारियों को उन्मूलन किया था। ठीक है ना, पिंडारियों जो पिंडारी थे उनका उन्मूलन किया था लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पिंडारियों का मुख्य नेता था चीतू, जो जंगल में एक बार चीता खा गया था, चीता। ठीक है ना, पिंडारियों जो तो कि वीर फिल्म है सलमान खान की, उसी पर रिलेटेड है। देखिए, जॉन एडम्स, इसने प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया था। जॉन एडम्स की उपलब्धि थी कि इन्होंने प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया था। 1823 में इनका शासनकाल रहा था। राजा राम मोहन रॉय के मिरतुल अखबार को भी बंद कर दिया था जॉन एडम्स ने। ये इनके काफ़ी इंपॉर्टेंट बिंदु हैं, आप इनको नोट कीजिएगा। ठीक है, फिर 8 नंबर पर हमारे लॉर्ड एम हस्ट आते हैं। लॉर्ड एम हस्ट 1823 से 28 के बीच में इनका शासनकाल रहा था लॉर्ड एम हस्ट का। ठीक है, यह पहला गवर्नर जनरल था जो मुगल बादशाह से बराबरी के स्तर पर मिला था। बराबरी के स्तर पर ये मिले थे लॉर्ड एम हस्ट। इसी के प्रथम, ये इंपॉर्टेंट है इसकी, यानबू की संधि दिखे इसी के समय प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ 1824। ये सन ये आपको याद होने चाहिए, यही पूछे जाते हैं एग्जाम में ज़्यादातर। तो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26 तक चला था। यह युद्ध यानबू की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। तो यानबू की संधि द्वारा ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कीजिएगा। ठीक है, यानबू की संधि किसके समय होती? लॉर्ड एमहर्स्ट के समय होती। देखिए, हैं भारत के गवर्नर जनरल, वे थे बंगाल के गवर्नर जनरल। ठीक है, ये हैं भारत के गवर्नर जनरल। ठीक है, तो भारत के गवर्नर जनरल जो थे, देखिए पहले नंबर पर विलियम बेंटिंक थे, 1828 से 35 के बीच इनका शासनकाल रहा था। दूसरे नंबर पर चार्ल्स मैटकॉफ थे, 1835 से 36 के बीच में इनका शासनकाल रहा था। तीसरे नंबर पर लॉर्ड ऑकलैंड थे, 1836 से 42 के बीच में इनका शासनकाल रहा। इनको आप इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लीजिएगा। ठीक है, लॉर्ड एलन बरो, वो बंगाल के गवर्नर जनरल थे जो पीछे थे, अब ये भारत के गवर्नर जनरल है। ठीक है, फिर लॉर्ड एलन बरो, ठीक है, लॉर्ड एनल बरो 1842 से 44 के बीच में। फिर लॉर्ड हार्डिंग्स प्रथम 1844 से 48 के बीच में। फिर लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56 के बीच में। ये हैं आपके क्रम से इसमें दिए गए हैं। ठीक है, ये क्रम से आपसे इसमें दिए गए हैं, प्लीज़ आप इनको नोट कीजिएगा या इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तो पढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए, विलियम बेंटिंक, जो विलियम बेंटिंक थे ये पहले थे, आप इसको देख लीजिए। ये विलियम बेंटिंक थे जो ये पहले थे। 1828 से इनका 1835 तक शासनकाल रहा था। भारत में बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में आए थे। तो जो विलियम बेंटिंक थे जो भारत में जब आए थे, ये बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में आए थे, बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में आए थे। लेकिन 1833 का चार्टर्ड एक्ट, इसमें देख सकते हैं आप, 1833 के चार्टर्ड एक्ट के द्वारा इसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया था। तो भारत का गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक को किस एक्ट के द्वारा बनाया गया था? 1833 के चार्टर्ड एक्ट के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, 1833 के चार्टर्ड एक्ट के द्वारा बनाया गया था। फिर क्या हुआ था कि 1829 में धारा 17 के तहत सती प्रथा पर रोक लगा दी। इन्होंने एक उपलब्धि है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन्होंने सती प्रथा पर रोक लगा दी थी, जिसमें राजा राममोहन रॉय ने उनका साथ दिया था। 1829 में किस धारा के तहत? धारा 17 के तहत। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, कर्नल सलीमैन के नेतृत्व में विलियम बेंटिंक ने ठगी प्रथा का उन्मूलन किया था। जो विलियम बेंटिंक था इसने अच्छे काम भी किए थे। देखिए, विलियम बेंटिंक ने ठगी प्रथा का उन्मूलन किया था।
फिर क्या हुआ था कि 1835 में कोलकाता में मेडिकल कॉलेज की भी स्थापना इन्होंने की थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1835 में कोलकाता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना इन्होंने की थी। फिर कॉर्नवालिस द्वारा स्थापित ब्राह्मणशील अदालतों को बंद कर दिया गया था। जो ब्राह्मणशील अदालतें किसने स्थापित की थी? एक लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ब्राह्मणशील अदालतें स्थापित की थी। ठीक है, उसको बंद किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने किया था। 1828 से 35 तक इनका शासनकाल रहा था, तो आप इनको याद कीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। देखिए दूसरे नंबर पर चार्ल्स मैटकॉफ रहे थे। देखिए चार्ल्स मैटकॉफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चार्ल्स मैटकॉफ 1835 से 36 में रहे थे। देखिए 1835 में प्रेस एक्ट पारित हुआ। 1835 में प्रेस एक्ट पारित हुआ जिसके द्वारा समाचार पत्रों पर रोक लगाई गई, पाबंदी हटा दी गई। ठीक है, चार्ल्स की समाचार पत्रों को मुक्तिदाता कहा जाता है। चार्ल्स मैटकॉफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। यही इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट है। यह आपके एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में आ सकता है कि समाचार पत्रों का मुक्तिदाता चार्ल्स मैटकॉफ को कहा जाता है। ठीक है, फिर आता है लॉर्ड ऑकलैंड। देखिए लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 42 के बीच में इनका शासन रहा था। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 42 तक इसी के शासनकाल में हुआ था। तो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 42 के बीच में इसी के शासनकाल में होता। कोलकाता से दिल्ली के बीच जीटी रोड का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? लॉर्ड ऑकलैंड ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1839 में महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई इसी के समय। ठीक है, तो ये काफ़ी तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, आप इनको याद कीजिएगा, नोट कीजिएगा। ठीक है, तो ज़्यादा पॉइंट मैंने लिए नहीं हैं, लेकिन हाँ जो भी लिए हैं 2-3 पॉइंट लिए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में आते ही आते हैं। तो पढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए लॉर्ड एलन बरो। लॉर्ड एलन बरो जो का शासनकाल रहा था वो 1842 से 44 के बीच में रहा। बिल्कुल सीक्वेंस से लिया है मैंने, कोई इसमें से बीच में छोड़ा नहीं है, बिल्कुल सीक्वेंस से लिया। आप इसको पीडीएफ को 2-3 बार पढ़ लेंगे तो आपको ये चैप्टर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। देखिए लॉर्ड एलन बरो 1843 में सिंध का विलय किया। 1843 के में सिंध का विलय किया लॉर्ड एलन बरो ने। 1843 में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दास प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? एलन बरो ने लगाया था 1843 में। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, ये लॉर्ड हार्डिंग प्रथम 1844 से 48 के बीच में रहे थे। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। प्रथम अंग्रेज सिख युद्ध, अंग्रेजों का सिख युद्ध 1846 एवं लाहौर की संधि 1846 इसी के समय हुई थी। तो हार्डिंग्स थे, हार्डिंग्स के समय ही हमारी हुई थी। ठीक है, लाहौर की संधि। ठीक है, 1846 में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इनको भी आप याद करना, इसको भी आपको नोट करना होगा। देखिए लॉर्ड डलहौजी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनसे भारत के गवर्नर जनरल से इनसे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी जो है आधुनिक भारत के मानचित्र के निर्माता थे। ठीक है, डलहौजी ने भारतीय रियासतों का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया था। भारतीय रियासतों का ब्रिटिश साम्राज्य में जो विलय किया था लॉर्ड डलहौजी ने किया था। 1848 से 56 के बीच में इनका शासनकाल रहा था। ठीक है, युद्ध द्वारा किए गए विलय पंजाब थे 1849 में, सिक्किम 1850 में, बर्मा 1852 में। ये मैंने सन भी लिख दिए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको आप 3 पॉइंटों को याद रखना। ठीक है, डलहौजी ने हड़प नीति, गोद निषेध नीति द्वारा राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया गया था। तो हड़प नीति और गोद निषेध नीति भी इन्हीं के द्वारा चलाई गई थी। ये पॉइंट नंबर 2 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। देखिए 1848 में सतारा, पॉइंट नंबर 3 देखने 1848 में सतारा को और 1849 में जैतपुर को, 1850 में बाघाट को, 1852 में उदयपुर को, 1853 में झांसी को, 1854 में नागपुर को विलय किया था। तो इस सन के साथ में बताया गया ये सीक्वेंस में आता है कि सबसे पहले किसको लॉर्ड डलहौजी ने हड़पा था। तो सबसे पहले ये लिख लेंगे जैतपुर को, आपको सीक्वेंस में बताना है कि सतारा को, फिर जैतपुर को, फिर बाघाट को, फिर उदयपुर को। ये क्वेश्चन में इस तरीके के आते हैं। 1856 में डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगाकर अवध का विलय किया। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कीजिए। एसएससी में काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि डलहौजी ने कुशासन के आरोप में किसका विलय किया और कब किया? 1856 में अवध का विलय किया। देखिए 1853 में बकाया धन के बदले हैदराबाद को बरार से छीन लिया। ठीक है, जो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये पॉइंट नंबर 5 देखिए, 1853 में बकाया धन के मतलब धन के रूप में हैदराबाद से बरार को छीन लिया। ये पॉइंट नंबर 5 इंपॉर्टेंट था। ठीक है, फिर डलहौजी के सुधार। देखिए 1853 में भारत में रेल सेवा की शुरुआत की थी मुंबई से ठाणे के बीच। ये पॉइंट नंबर 1 है। डलहौजी के सुधार भी काफ़ी अच्छे हैं। ठीक है, देखिए 1854 में डाक सेवा शुरू की डलहौजी ने, सैनिकों के लिए डाक टिकट अनिवार्य कर दिया गया। तो ये भी डलहौजी ने ही किया था। 1854 में सार्वजनिक निर्माण विभाग पीडब्ल्यू बनवाया था।
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। 1854 में शिक्षा में सुधार के लिए यह सुधार चार्ल्स वुड के नेतृत्व में किए गए, इसलिए इन्हें वुड डिस्पैच कहा जाता था। चार्ल्स वुड बोर्ड ऑफ कंट्रोल का एक अध्यक्ष था। तो ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, आप इनको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब भारत के वायसराय आते हैं। देखिए बिल्कुल सीक्वेंस से चल रहा हूँ, बिल्कुल कोई इधर से उधर नहीं किया, आपके एक वीडियो में सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। आप इसको 1-2 बार पढ़ लेना, मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, देखिए 1858 के भारत परिषद अधिनियम के अनुसार गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिया गया। देखिए भारत के जो वायसराय थे वो 1858 का अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम था। 1858 के भारत परिषद अधिनियम के अनुसार गवर्नर जनरल जो थे वो वायसराय बन गए। तो पहले थे कि बंगाल के गवर्नर थे, बंगाल के गवर्नर से बंगाल के गवर्नर जनरल बने, और बंगाल के गवर्नर जनरल से भारत के गवर्नर जनरल बने। अब भारत के गवर्नर जनरल से अब वायसराय बन चुके हैं। ठीक है, तो लॉर्ड कैनिंग थे पहले वायसराय, लॉर्ड कैनिंग 1856 से 62। लॉर्ड एल्गिन प्रथम, जॉन लॉरेंस फिर थे, फिर लॉर्ड मेयो थे, फिर लॉर्ड नॉर्थब्रुक थे, फिर लॉर्ड लिट्टन थे। इनके बारे में डिटेल से भी पढ़ेंगे। लॉर्ड रिपन थे, लॉर्ड डफरिन थे, लॉर्ड लेंस थे। ठीक है, डिटेल से पढ़ेंगे इनके बारे में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। ठीक है, लॉर्ड एल्गिन, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय 1894 से 99 के बीच में। देखिए क्या, लॉर्ड कैनिंग पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए लॉर्ड कैनिंग 1856 से 62 के बीच में रहे थे। लॉर्ड कैनिंग, इनके बारे में काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग 1856 से 62 के बीच में रहे थे। लॉर्ड कैनिंग के समय 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ गया था। तो इनके बारे में पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि लॉर्ड कैनिंग के समय 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। ठीक है, ठीक है, 15 हुआ था। धारा 15 के तहत ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों से ये कानून बनाया गया था। तो इसमें इनकी सहायता किसने की थी? ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने। 1857 में कोलकाता में, मुंबई में, मद्रास में विश्वविद्यालय बनाए गए। 1857 में की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट है। 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। इसी के समय पहली बार बजट पेश किया गया। तो इसी के समय पहली बार बजट पेश किया गया था। नागरिक विधि संहिता 1859, सीपीसी, भारतीय दंड संहिता सीआरपीसी 1860, फौजदारी विधि संहिता आईपीसी 1861 का निर्माण किया गया। पुलिस विभाग का गठन 1861 में किया गया। तो जो पुलिस विभाग का गठन किया गया था 1861 में किया गया था। भारतीय शासन अधिनियम 1861 इन्हीं के शासनकाल में आया था। ये लॉर्ड कैनिंग के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। फिर लॉर्ड एल्गिन प्रथम आते हैं। देखिए 1862 से 1863 तक इनका शासनकाल रहा था। देखिए वहाबी आंदोलन जो हुआ था इन्हीं के समय हुआ था, और अबेला अभियान चलाया गया था इन्हीं के समय। तो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं इनके, काफ़ी कम एग्जाम में इनसे पूछा जाता है क्वेश्चन। लॉर्ड डलहौजी से ज़्यादा पूछा जाता है। फिर लॉर्ड जॉन लॉरेंस 1863 से 69 के बीच में ये इनका शासनकाल रहा था। अकाल आयोग बनाया था। ठीक है, और कैंपेबल की अध्यक्षता में अकाल आयोग बनाया था इन्होंने। पॉइंट नंबर 1 ही है इनका, अकाल आयोग बनाया था कैंपेबल की अध्यक्षता में। भारत से ब्रिटेन के बीच समुद्री तार सेवा किसने शुरू की थी? भारत से ब्रिटेन के बीच समुद्री तार सेवा लॉर्ड जॉन लॉरेंस ने शुरू की थी। ठीक है, फिर आता है कलकत्ता, मुंबई, मद्रास हाई कोर्ट की स्थापना। लॉर्ड जॉरेंस के समय हुई थी कलकत्ता, मुंबई, मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। ठीक है, लॉर्ड मेयो, इनके बारे में पढ़ते हैं। लॉर्ड मेयो, ये जो वायसराय थे लॉर्ड मेयो। देखिए भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना की थी लॉर्ड मेयो ने। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना की थी लॉर्ड मेयो ने। कृषि एवं वाणिज्य विभाग की स्थापना की थी। अजमेर में मेयो कॉलेज बनवाया था। ठीक है, फिर पॉइंट नंबर 1872 में सर्वप्रथम भारत में प्रायोगिक जनगणना कराई थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि 1872 में सर्वप्रथम भारत में प्रायोगिक जनगणना लॉर्ड मेयो ने कराई थी। फिर आते हैं लॉर्ड नॉर्थब्रुक जो 1872 से 76 के बीच में इनका शासनकाल रहा था। इसने कूका आंदोलन का दमन किया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कूका आंदोलन का दमन किसने किया था? लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने। प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा 1875 में हुई थी और इन्हीं के समय पर हुई थी। तो ये इनसे रिलेटेड पॉइंट थे। फिर आते हैं लॉर्ड लिट्टन, 1876 से 80 के बीच में रहे थे लॉर्ड लिट्टन। ठीक है, लॉर्ड लिट्टन जो थे 1877 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। लॉर्ड लिट्टन ने 1877 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। महारानी विक्टोरिया को केसरी हिंद की उपाधि दी थी लॉर्ड लिट्टन ने। ठीक है, इसी के समय वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 में आया था। तो इसका सन भी याद रखना पॉइंट 2 में।
कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 इसी के समय आया था। इस एक्ट के अंतर्गत देसी या स्थानीय भाषा के समाचार पत्र सरकार के खिलाफ लिखने पर जब्त कर लिए जाएंगे। देखिए आर्म्स एक्ट जो आया था 1878 में आया था इसी के समय। अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष का समाचार पत्र था। इस कानून से बचने के लिए उन्होंने समाचार पत्र बांग्ला भाषा से अंग्रेजी भाषा में बदल दिया था। तो लॉर्ड लिटन के समय की ये महत्वपूर्ण है। इसी बीच भारतीय सशस्त्र अधिनियम 1878 आया। इसमें प्रावधान था कि हथियारों के लिए लाइसेंस अनिवार्य हुए थे और यह केवल भारतीयों के लिए था। मतलब भारतीयों को ही, जो भारतीय थे उन्हीं को ही जो लाइसेंस है अनिवार्य था। ठीक है, भारतीयों को सशस्त्र के लिए लाइसेंस अनिवार्य था। तो ये 1878 में आया था भारतीय सशस्त्र अधिनियम। फिर वैधानिक जनपद सेवा। देखिए लॉर्ड लिटन के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, वैधानिक जनपद सेवा यह लॉर्ड लिटन द्वारा शुरू की गई थी। तो ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वैधानिक जनपद सेवा जो थी यह लॉर्ड लिटन के द्वारा शुरू की गई थी। इसके द्वारा लिटन आईसीएस में भारतीयों के प्रवेशों को रोकना चाहता था, इसलिए उन्हें नई सेवा शुरू की थी। इनका पद और वेतन आईसीएस से कम होता था। ठीक है ना, तो आईसीएस में भारतीयों को रोकना चाहता था। ठीक है, आईसीएस की अधिकतम आयु 19 वर्ष कर दी गई थी। लॉर्ड लिटन ने आईसीएस की जो अधिकतम आयु कर दी थी वो 19 वर्ष कर दी थी। 1853 के चार्टर्ड एक्ट में आईसीएस के लिए लिखित परीक्षा का प्रावधान किया गया था। तो 1854 में इसके लिए मैकाले समिति बनाई गई। सत्येंद्र नाथ टैगोर जो थे भारतीय आईसीएस थे, बने पहले। 1886 में लोक सेवा आयोग की स्थापना की। ये इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इनको नोट कर लिए। 1935 के भारत शासन अधिनियम में संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई, जो बाद में यूपीएससी बन गया। तो यूपीएससी की जो स्थापना हुई थी 1935 में की गई थी। ठीक है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट उसमें। देखिए लॉर्ड रिपन जो थे वायसराय जो थे, कहा जाता है कि यह अच्छी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। लॉर्ड रिपन जो होता है वो अच्छी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। 1881 में प्रथम नियमित जनगणना इसी ने करवाई थी। जो 1881 में नियमित जनगणना कराई थी इन्हीं ने कराई थी। प्रथम कारखाना अधिनियम, ठीक है, 1881 में इसी के समय आया। यह अधिनियम कम से कम 100 मजदूर वाले कारखानों पर लागू होता था। तो ये काफ़ी डीपली आपसे पूछेंगे नहीं, लेकिन प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 आपके क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ठीक है, 1882 वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट बंद कर दिया गया। इसी के समय लॉर्ड रिपन ने 1882 में भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की थी। लॉर्ड रिपन ने भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना 1882 में की थी। ठीक है, और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट बंद कर दिया गया 1882 में। 1882 में भारत में शिक्षा सुधारों के किए गए इसके लिए हंटर आयोग बनाया गया। प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा में सुधार किया गया। हंटर आयोग किसके समय आया था? लॉर्ड रिपन के समय आया था। ठीक है, इनको अच्छा रिपन भी कहा। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1883 का जो एल्बर्ट विल विवाद था इन्हीं के समय हुआ था। जो 1833 का एल्बर्ट विल विवाद था इन्हीं के समय हुआ था। लॉर्ड डफरिन जो थे 1884 से 88 के बीच में थे। लॉर्ड डफरिन के समय 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो कांग्रेस की स्थापना के समय, जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी उसके समय जो लॉर्ड डफरिन थे 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहा जाता था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये पूछे जा सकते हैं लॉर्ड डफरिन की कांग्रेस की स्थापना के समय कौन थे। लॉर्ड लैंस ये थे। देखिए इसके समय 1891 में दूसरा कारखाना अधिनियम आया। यह 50 से अधिक मजदूर वाले कारखानों पर लागू होता था। 9 वर्ष से 19 वर्ष तक के बच्चे 7 घंटे काम कर सकते थे और महिला 11 घंटे से अधिक कार्य नहीं करेंगे। इसी के समय भारत अफगानिस्तान के बीच ड्यूरंड लाइन खींची गई। तो ये इंपॉर्टेंट है आपसे, ये वाला दूसरा पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भारत अफगानिस्तान के बीच ड्यूरंड जो लाइन थी कब किसके समय खींची गई थी? लॉर्ड लैंस के समय खींची गई थी। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय जो चित्राल का विद्रोह हुआ था इन्हीं के समय। ठीक है, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के समय। लॉर्ड कर्जन, देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। यही इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वायसरॉय में। ठीक है, लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 में इनका शासनकाल रहा था। देखिए पुलिस प्रशासन में सुधार के लिए एंड्रू पेसर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन किया गया। तो पुलिस आयोग का गठन किसने किया था? पुलिस आयोग का गठन किया गया था लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है, फिर आते हैं 1902 में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की थी 1902 में। फिर लॉर्ड कर्जन, जिनके बारे में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि कैसा दुर्भाग्य है, अकाल, प्लेग और कर्जन तीनों एक साथ आए थे। ये बाल गंगाधर तिलक ने लॉर्ड कर्जन के बारे में कहा था। इसी के समय सिंचाई आयोग की स्थापना स्कॉट मॉनक्रिफ ने की थी तथा अकाल आयोग की स्थापना एंटनी मैकडोनाल्ड ने की थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 इसी के समय आया था। तो प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 जो आया था लॉर्ड कर्जन के समय आया था।
ठीक है। फिर 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। तो 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया गया। ठीक है। तो बंगाल का विभाजन किया गया, ये एक पूर्वी बंगाल बन गया। ठीक है, एक पश्चिमी बंगाल बन गया। ठीक है, बांग्लादेश प्लस असम पूर्वी बंगाल को कहते हैं। और राजधानी इसकी ढाका बन चुकी थी। और जनसंख्या इतनी करोड़ मुसलमान थी और इतने हिंदू थे, धार्मिक अल्पसंख्यक के आधार पर। ठीक है, तो ये आपका महत्वपूर्ण टॉपिक फिनिश होता है अभी। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपका। प्लीज़ अगर आपको वीडियो थोड़ी सी पसंद आई हो, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको थोड़ा सा भी कंटेंट पसंद आया है, मैंने इसमें बिल्कुल आपको पॉइंट टू पॉइंट, कट टू कट चीज़ें बताई हैं जो आपके एक दिवसीय एग्ज़ाम जो होते हैं, वो वनडे एग्ज़ाम होते हैं, उनमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इस चैप्टर से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये दावा है। ये अगर आपने इसको PDF को 2-3 बार पढ़ ली, इस PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, वहाँ पर मैं इस PDF को अपलोड कर दूंगा। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो थोड़ी सी पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।